नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बिहार तो आपके जहन में है, बिहार आपके दिल में है, लेकिन बंगाल को कैसे भूल जाइएगा, क्योंकि अब बंगाल से बिहार की कहीं ना कहीं कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं और इन कड़ियों को जोड़ने में बिहार की भूमिका बड़ी बड़ी हो रही है। अब इस बड़ी भूमिका में अगर आप बंगाल की चर्चा करते हैं तो बिहार आपसे आप समझ हो जाता है, क्योंकि बिहार में चुनाव के बाद से सिर्फ बंगाल की चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि सरकार कब तक है तो बंगाल तक है। कौन कौन जा रहा है बंगाल, कौन बंगाल में क्या कर रहा है, बंगाल में कौन चुनाव लड़ेगा, बंगाल के लिए कौन सी नई योजना बन रही है, बंगाल में कौन नया समीकरण होगा, नीतीश जी बंगाल में कितने सीटों पर चुनाव, यानी कि बंगाल को आप भूल नहीं सकते हैं। लेकिन बंगाल में जो पहले से सत्ता में है, एक लंबी लड़ाई 1.5 दशक तक लड़ने के बाद ममता ने बंगाल पर अपना आधिपत्य जमाया था, वहाँ सत्ता में आई थी, दोबारा और भी ज़्यादा संख्या बल से वहाँ की जनता ने उन्हें मौका दिया, तो क्या खत्म हो जाएंगी, क्या शेरनी को घेर लिया जाएगा? ये सारी बातें आपके जहन में आ रही हैं और इन बातों के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। तर्क जरूरी भी है, क्योंकि विरोध के लहर कम नहीं हो रहे हैं, समर्थन के भी लहर कम नहीं हो रहे हैं। उन सब के बावजूद कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि किस तरह से इन सब समर्थन और विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपना कद बढ़ा रही है। इन बातों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और बंगाल से बिहार का संबंध जुड़ना बिहार के भविष्य के लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। बिहार विकास की तरफ बढ़ने के लिए आतुर है। बिहार की जनता लगातार इस बार जो सरकार है उस सरकार से बहुत सारी उम्मीदें पाली हुई है। इन उम्मीदों के साथ अगर हम देखते हैं बंगाल को, तो बंगाल को देखने से पहले हमें देखना होगा कि कब से, कैसे और क्यों, ये 3 जो ऐसे शब्द हैं, इन शब्दों को हमें ला करके रखना पड़ेगा कसौटी पे और उसे कसना पड़ेगा। जैसे ही नट बोल्ट आप टाइट करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 2021 में बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बहुत हाई है, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि बिहार में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी उसे 21 सीटें बढ़ा करके दी हैं, जो 2015 में था। 2015 की बात करें तो 2014 में हर हर मोदी घर घर मोदी के बावजूद बिहार ने झटका दिया था, बंगाल ने भी दिया था। बंगाल में ममता बनर्जी ने बिहार का अनुसरण करते हुए 2021 में जो तैयारी हो रही है उसकी झलक 2016 में भी दिखाई थी। 2016 में क्या परिवर्तन हुए थे आपको पता है। आंकड़ों की अगर नज़र से देखा जाए तो हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के साथ हम आपसे आज बताएंगे कि बिहार और बंगाल में क्या समानताएं हैं और कैसे बिहार को बंगाल के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, और इसके साथ साथ बीजेपी को मात देने के लिए कैसे पुराने साथियों को हाथ मिलाते हुए इसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 15 दिनों से बिहार चुनाव और सरकार बनने के बाद से हमारा पूरा फोकस जो है वो बिहार के साथ साथ बंगाल पर जुड़ गया, और जुड़ना भी लाजमी था, क्योंकि जब जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बंगाल आ जा रहा है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का वो चेहरा नजर आ जा रहा है जो संशय में पड़ा हुआ है कि बंगाल चुनाव के बाद क्या होगा। अब इन सब बातों को अगर आप कसौटी पर नहीं कसेंगे तो आप बिहार के साथ भी छल कर रहे हैं, क्योंकि जो बातें बंगाल में हो रही हैं उसका असर जब बिहार पे पड़ेगा तो बिहार क्यों नहीं उस पर फोकस करेगा, क्यों नहीं बिहार के वो राजनीतिक दल हैं वो बंगाल की तरफ देखेंगे। क्योंकि बिहार में जब बंगाल का असर होना है तो निश्चित रूप से जब असर होने लगता है, जब ठंड आता है तो आप गर्म कपड़े तो निकालते हैं ना घर से, ठंड तो कम नहीं होता है, लेकिन असर कम करने के लिए आप गर्म कपड़े निकालते हैं। उसी तरह से बंगाल चुनाव का असर बिहार में हो उससे पहले अपनी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इसको अगर एक नज़र से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे 294 सीट वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव से पहले 200 सीटों का दावा कर दिया है। हालांकि दावे अलग होते हैं और हकीकत कुछ अलग होती है। ये हकीकत और दावे दोनों की शुरुआत 2011 से होती है। 2011 में क्या हुआ था? 2011 में ममता बनर्जी अपने पूरे जोशो खरोश के साथ, अपनी पूरी रणनीति के साथ वापस आई थी। हमने आपको कल बताया था कि किस तरह से ममता बनर्जी ने 90 के दशक में जब वो कांग्रेस के साथ थी तब उन्होंने कांग्रेस को नकारा साबित करते हुए अपनी पार्टी बनाई थी।
इस बात की चर्चा बहुत ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि क्षेत्रीय दलों का उत्पत्ति इसी तरह से होता है। जब बड़े राष्ट्रीय दल में अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है या फिर घुटन महसूस होता है, तो फिर छोटे दलों का पदार्पण होता है। और ऐसा ही हुआ टीएमसी के साथ। टीएमसी जब 1998 में उसकी पार्टी बन करके आई, तो उसके बाद से उसका राजनीतिक सफर शुरू हुआ और पहले ही चुनाव में सिर्फ एक सांसद जीत करके खुद ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची। अब यहाँ से शुरू होती है ममता बनर्जी की कहानी। 2011 की बात करें तो 2011 का वो साल था जहाँ से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने शुरुआत कर दिया था बंगाल पर आधिपत्य जमाने का। और 3 दशक से, जी हाँ 3 दशक से जो लेफ्ट का वहाँ गढ़ था, सीपीएम का वहाँ 30 सालों से सत्ता था, उसे उन्होंने ध्वस्त कर दिया। अब ध्वस्त करने के पीछे क्या कुछ रणनीति थी वो आपको हमने पहले ही बता दिया है। अब हम आंकड़ों की बात अगर करें तो 2011 में, और एक बात और है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इन आंकड़ों के साथ कैसे आगे बढ़ रही थी, कैसे उसने अपना स्थान प्राप्त किया, और कैसे, क्या ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर उसकी योजनाएं हैं जिसको लेकर के वो 200 सीटों का दावा कर रहे हैं। 294 सीट में 200 सीटों का दावा बहुत बड़ा दावा है। और इस दावे के पीछे की हकीकत क्या है? AIMIM अपने हिसाब से वहाँ रणनीति शुरू कर चुका है, जो बिहार में आपने देखा होगा किस तरह से तेजस्वी यादव के राह में बड़ा रोड़ा बन गया और उनके सत्ता से दूर रहना पड़ा। यही 2011 की बात करें तो 2011 में जो हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी वहाँ चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं प्राप्त हुआ था। हम विधानसभा की बात कर रहे हैं। और वहीं तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट के सरकार को ध्वस्त करते हुए 184 सीटें 184 सीटें प्राप्त किया था। और एक सबसे बड़ी बात थी कि उस समय उसका कांग्रेस के साथ टाई अप हो गया था। कांग्रेस के साथ अलग होकर के पार्टी जरूर बनाई थी, लेकिन लेफ्ट को हराने के लिए, बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार को गिराने के लिए, उनकी सरकार से उनको हटाने के लिए दोनों ने सामंजस्य स्थापित किया था। दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे। अब इसमें आपको पता है कि एक भी सीट नहीं लाने वाली भारतीय जनता पार्टी का एंट्री हो चुका था। 4% वोट शेयर उसको मिला था, लेकिन सरकार ममता बनर्जी की बनी थी और उसकी सहयोगी कांग्रेस थी, जिसे 42 सीटें मिली थी। अब ममता बनर्जी को इतने बड़े राज्य में जब 40% के आसपास वोट शेयर मिलता हो तो उसका मनोबल तो बढ़ेगा ही। साथ में कांग्रेस को भी टीएमसी का और कांग्रेस के अपने जो कोर वोटर थे उन्हें भी 9% के आसपास वोट मिला। हालांकि 40 सीटें सीपीएम भी जीती, लेफ्ट की पार्टियां जीती, लेकिन 40 सीटों में उनका वोट प्रतिशत में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई थी। जहां एक तरफ 39% से ज़्यादा वोट शेयर करके 184 सीटें मिली थी टीएमसी को, वहीं अगर बात करें लेफ्ट की तो लेफ्ट को 30% वोट शेयरिंग मिला था, लेकिन सीटें उन्हें मात्र 40 ही मिली थी। आप समझिए कि 9% वोट पाने वाली 42 सीटों पर थी कांग्रेस और उसे टीएमसी का भी वोट मिला था। तो ऐसी स्थिति में 2011 से ममता बनर्जी का पदार्पण हो गया, लेकिन वहाँ एंट्री हो चुकी थी, आपको पता है कि बीजेपी की। 2014 उसके बाद आइए लोकसभा का चुनाव। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी और वोट शेयर जो आपको पता है कि एंट्री तो हो चुकी थी। अब लोकसभा की बात थी और केंद्र से और राज्य के चुनाव में बहुत अंतर होता है। इस अंतर को कहीं ना कहीं नजर आया और यहाँ 2 सीटें मिली और वोट शेयर जबरदस्त बढ़ा भारतीय जनता पार्टी का और मनोबल भी साथ में बढ़ता चला गया। 17% वोट शेयर बढ़ा, जो 4% था विधानसभा में। और 2014 में टीएमसी को 34 सीटें मिली थी, सीपीएम को मिली थी 2 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। और वोट शेयर की बात करें तो टीएमसी को अपनी ही वोट शेयर का वो 39% के से कुछ ज़्यादा था, वो बरकरार रखते हुए। और यहीं सीपीएम का वोट शेयर घटा था, उसको मात्र 23% वोट मिले थे और कांग्रेस का वोट शेयर अपने स्थान पर था, थोड़ा सा बढ़ा था। अब ये लोकसभा के बाद फिर से विधानसभा की तरफ बढ़ते हैं तो 2016 का विधानसभा बहुत ज़्यादा निर्णायक हो गया था। 2016 के बाद अब ये 2021 में 5 साल के बाद चुनाव होने हैं। 2016 में ममता बनर्जी को और ज़्यादा लोगों ने सराहा, उनके शासन को, उनके कार्य को, कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन मिला। अब
2016 की बात करें तो बीजेपी यहां अपना सीट बढ़ाते हुए एक सीट बढ़ाई और वोट शेयर भी उसका 1% के आसपास बढ़ा। अब इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं 3 सीटें विधानसभा में लाने वाली बीजेपी का एंट्री हो चुका था विधानसभा में, और यहां 211 सीटों के साथ टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस इस बार टीएमसी के साथ न लड़ करके सीपीएम के साथ लड़ी थी। उसे कई बातों पर, कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर टीएमसी से दुराव हो गया था, और सीपीआई सीपीएम के साथ लड़ करके 44 सीटें जहां कांग्रेस को मिली, सीपीएम का फिर से ग्राफ गिरा और मात्र 26 सीटें मिली। जहां वोट शेयरिंग की बात करें तो कांग्रेस ने अपना वोट शेयर बढ़ाया, उसे 12.5% के आसपास वोट मिले। वहीं अगर बात करें तो लेफ्ट का वोट शेयर जबरदस्त घटा और घटने के साथ 20% पर आकर के टिक गए। और यही वो मौका था जब भारतीय जनता पार्टी को यह लग गया कि उसकी एंट्री पूरी तरह से हो गई है और उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ने लगी है। अब यहाँ से आरएसएस का खेल शुरू होता है। आप जानते ही हैं, आरएसएस ने अपना डेरा डाला और ज़मीनी जुड़ाव कर दिया। आरएसएस के कैंप लगने लगे, आरएसएस सर्वेक्षण करने लगी, सर्वे करने लगी, और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के भी वहाँ पर अपने अपने कैंप होने लगे। यहाँ से शुरू हो जाती है अब 2019 के चुनाव और 2021 के विधानसभा की। 2019 के विधानसभा में आपको पता है कि एक बड़ा अंतर आ गया और 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जीतकर 2019 के एक बड़ा गेम चेंज कर दिया। वोट शेयरिंग की बात करें तो 40% जहां सीपीआई सीपीएम थी वहां पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी, और यही वो समय था जो ममता बनर्जी अपनी बातें और अपने लोगों को एकजुट नहीं रख पा रही थी। यहाँ से शुरू होती है अब एक नए एरा की कहानी, जो 2019 से पहले आपको पता है कि 2014 में क्या हुआ था। 2014 में एक प्रयास किया गया था कि साझा विपक्ष की एक टीम बनाई जाए, जो नहीं बन सकी, 2019 में भी ध्वस्त हो गया। और यहाँ से अब शुरू होता है क्षेत्रीय दलों के पतन का कारण और भारतीय जनता पार्टी के उत्थान का। 18 सीटें जीत करके एक बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। वहीं टीएमसी भी 22 सीटें जीती, कांग्रेस को भी 2 सीटें मिली, लेकिन सीपीआई 0 हो गया, नील हो गया। वोट शेयर की बात करें तो अपने आप में दोनों ने 40% के आसपास, 40 और 43% टीएमसी का वोट प्रतिशत तो बढ़ा है, लेकिन सीटें कम हो गई। अब इन सब बातों को लेकर के अब 2021 का चुनाव आ गया है, और यहाँ कहा जा रहा है कि 2021 के चुनाव में अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का दावा कहीं ना कहीं बड़ा मजबूत है। इन आंकड़ों के हिसाब से हमने वो एक अनछुई पहलू को आप तक रखने का प्रयास किया है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सत्ता में स्थापित होने के बाद से अलग अलग राज्यों में अपना जनाधार फैलाना, सत्ता पर काबिज होना और रणनीति के हिसाब से धीरे धीरे अपने क्षेत्रीय छत्रपों को, जिनके साथ, जिनके कंधे पर सवार होकर के वो केंद्र की सत्ता में पहुंची थी, उनका धीरे धीरे समाप्त होना। अब इस कड़ी में देखने वाली बात होगी कि क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का दावा मजबूत होता है, क्योंकि बिहार में तो उसने एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी नीतीश कुमार सहित सारे विपक्ष को कहीं ना कहीं, सिर्फ आरजेडी को छोड़ करके सारे विपक्ष को, हालांकि आरजेडी को भी आप कह सकते हैं क्योंकि आरजेडी की भी सीटें 2015 से कम हुई हैं, यानी कि कहीं ना कहीं शक्ति का क्षय हुआ है। जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अलग हुए, कांग्रेस के साथ अलग एक गठजोड़ नहीं बना पाए, दोनों नहीं साथ चल पाए। 2015 में जो गठजोड़ बना था 2017 में टूट जाता है, और टूटने के बाद से कहीं ना कहीं या तो दोनों ही कमज़ोर होते हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन कमज़ोर होता है, वहीं नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से कमज़ोर होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूरी में सरकार चलाने के लिए तैयार होना पड़ता है। और यही वो समय है जब बंगाल से एक नई आवाज़ उठी है, एक नई चिंगारी फूटी है कि विपक्षी को एकजुट करने का, अगर बीजेपी को हराना है, मात देना है, तो इन सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और हाथ में हाथ मिलाना पड़ेगा। मुट्ठी बंद तो बहुत समय से था, अब हाथ मिलाने का वक्त आ गया है। बिहार बंगाल का फैसला करेगा या बंगाल से बिहार का फैसला होगा, ये बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके विचार बहुत ज़रूरी हैं। आपके एक एक कमेंट को हम बड़ी सीरियसली देखते, पढ़ते और उस पर मंथन करते हैं। आपके विचार और आपके द्वारा लिखे गए शब्द हमारे लिए अमृत समान होते हैं। इसके साथ ही आपका साथ और सहयोग हमें लगातार मिल रहा है। आपके सहयोग का 1 रुपया भी
हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हमारे सच की इस लड़ाई में एक आहुति की तरह काम करता है। आपका ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। अपने परिवार को आप सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भारत लाइव में आप हमारे सब गार्जियन हैं, परिवार हैं। अगर हमारे रास्ते में या हमारे प्रयास में कोई कमी हो तो आप बेहिचक हमें बता सकते हैं, हमें मार्गदर्शित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल इसी जगह भोरे भोर में और एक नए एपिसोड के साथ, क्योंकि अगर पड़ोसी बढ़िया स्थिति में रहेगा तो निश्चित रूप से आपके ऊपर बोझ तो नहीं बनेगा। बिहार का पड़ोसी बंगाल अगर अपने पैरों पे खड़ा है तो बिहार का भी साथ दे रहा है। उसे मजबूत करना हम सबका और उसकी बातें रखना हम सबका कर्तव्य बनता है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।